चलो, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज़ होती हैं वो सेंटर लेवल की हों या स्टेट लेवल की हों, उन सभी वैकेंसीज़ की हम तैयारी करते हैं। और जितने न्यू अपडेट्स समय समय पे टीचिंग से रिलेटेड आते रहते हैं वो मैं आपको अपने चैनल के थ्रू बताता रहता हूँ, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि समय पे जो भी अपडेट आता है वो आपको मिलता रहे और साथ ही साथ आपकी तैयारी कंफर्टेबली होती रहे, ठीक है। आइए हम लोग आज 29 दिसंबर 2021 के पेपर को करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने बहुत से पेपर किए, 16 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22, 23, 24, 25, 26, 27 जितने भी पेपर हुए हैं। कल की डेट में हम लोगों ने 28 वाले पेपर किए थे, 28 दिसंबर को जो पेपर हुआ था। आज की डेट में हम लोग 29 दिसंबर के पेपर को करने चल रहे हैं। हमने आपको बताया था कि 30 प्रश्नों को हम दो भागों में बांट देते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 है हमारा वो सीधे चैप्टर से क्वेश्चन होता है, और जो पार्ट 2 है लास्ट के 15 प्रश्न वो हमारे पेडागोजी से संबंधित होते हैं। शुरू के 15 प्रश्न सीधे हमारे चैप्टर्स से होते हैं, और लास्ट के जो 15 प्रश्न हैं पार्ट 2 में जिसे हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन पेडागोजी होता है, शिक्षण शास्त्र से संबंधित होता है। तो बिना लेट किए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं पार्ट 1 की, ठीक। बालक का विकास किन क्षेत्रों में बंटा है? सबसे पहला प्रश्न विकास से आपसे पूछा गया कि बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा हुआ है। थोड़ा सा कलर चेंज कर ले फिर फटाफट पढ़ाया जाए। ओके, चलो, हमारा प्रश्न क्या है कि बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो सबसे पहला है गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक और सामाजिक। मैं आपको बता दूं फिर आप सर्च कर लेना, ठीक है। सबसे पहला जो है हमारा वो है शारीरिक, ठीक है। इसे हम गामक भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। फिर क्या है संज्ञानात्मक, जिसे हम मानसिक भी कहते हैं। संज्ञानात्मक जिसे हम क्या कहते हैं, बौद्धिक भी कहते हैं, मानसिक भी कहते हैं। तीसरा हमारा है सामाजिक, और जो चौथा है हमारा वो है संवेगात्मक, संवेदनात्मक नहीं बल्कि संवेगात्मक, ठीक है। ये चार हिस्से हैं हमारे विकास के। ये मुख्यतः चार पक्ष होते हैं। तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक तो नहीं है, तो जहाँ जहाँ मनोवैज्ञानिक है उसको हम कट कर देते हैं। अब आइए देखते हैं इसमें और इसमें। सबसे पहला है शारीरिक, दूसरा है संज्ञानात्मक, यहाँ तक तो ठीक है, तीसरा आध्यात्मिक है, चौथा है संवेदनात्मक। एक मिनट इसको रुक के तीसरा पढ़ते हैं। शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। देखो ये जो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है वो यहाँ पे गामक को हम हटाते हैं और गामक की जगह ये प्रश्न भी है, मैंने इसको देखा है, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो सामाजिक की जगह हम क्या लिखते हैं, संवेगात्मक, ठीक है, संवेगात्मक। अब आपने देखा कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आध्यात्मिक विकास हमारा होता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हमारा होता है, लेकिन ये विकास का एक विशेष पक्ष सीडीपी में, साइकोलॉजी में नहीं माना गया है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। थोड़ा सा करेक्शन आपको उसमें करना है। आइए अब हम बात करते हैं आपसे दूसरे प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है सिर से पैर की ओर। अगर किसी बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर हो रहा है तो ये किस सिद्धांत के द्वारा बताया गया है। आपको पता है ना, सेफेलोकैडल प्रिंसिपल जो होता है हमारा मस्तकाधोमुखी, है ना, मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, सेफेलोकैडल भी इसे कहते हैं प्रिंसिपल, या शीर्षगामी सिद्धांत भी इसे हम कहते हैं, जो ये बताता है कि बच्चे का विकास माँ के गर्भ में सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है। अब आप देखिए ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। किस प्रश्न का, दूसरे प्रश्न का बी ऑप्शन हमारा सही है। आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। राघव
देखो घबराना नहीं है, सीटेट आपके धैर्य की पहचान करता है। इसलिए बिल्कुल भी जितने ये 5 लाइन के प्रश्न दिए गए हैं, इनसे आपको जरा भी घबराना नहीं है। ये एक कहानी है, इसको पढ़िए और समझिए, ठीक है। ये केवल एक कहानी है, इसको पढ़ना है। राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। मतलब उसके माता पिता की डेथ हो गई या कुछ भी हो गया, माता पिता का प्यार नहीं पाया वो, ठीक है सर। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, मतलब बहुत सेंसिटिव स्वभाव वाले शिक्षक जब वो स्कूल गया तब प्राप्त किया। फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है। मतलब टीचरों ने उसे सब कुछ सिखाया, समझाया, पढ़ाया, लेकिन उसके बावजूद भी वो विश्वास अभी नहीं कर पाता। वो होता है ना, पुरानी चोट, पुराने झटके, पुरानी जो हमारी यादें हैं, वो नए यादों को, नए चोट को महसूस कराती हैं। मतलब हम उसको दोबारा ना करें। जैसे कोई धोखा आपको दे दे, तो आपके पैसे लेके चला जाए, फिर कोई 2 साल बाद, 1 साल बाद पैसे मांगने आए, आप उसे पैसे नहीं दोगे। रीजन, क्योंकि आपका जो पुराना अनुभव है वो आज भी आपके मस्तिष्क में सक्रिय है। आपको एक बार मन में बहुत बड़ा डर आ जाए, कहीं आप डर जाओ, तो आपके मन में भय बैठ जाता है, फिर आप रोज डरते हो, ठीक है। कहने का मतलब जो पहला विकास होता है वो हमारे पीछे जो लास्ट में चल रहा है हमारा जीवन, उसको प्रभावित करता है, ठीक है। फिर क्या है, और वह जोखिम लेने का साहस भी नहीं दिखा पाता। देखिए माता पिता का प्यार कितना जरूरी होता है। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट वर्णित होता है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, निरंतरता और अनिरंतरता का मुद्दा, आरंभिक और बाद के अनुभवों का मुद्दा। आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहे हैं। बी वाला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि उसके शुरू के अनुभव कैसे हैं, कमजोर हैं, इसलिए बाद के अनुभवों में उसके वृद्धि नहीं हो पा रही है ना। बात समझ में आ रही है कि बी वाला ऑप्शन कैसे सही हुआ, ठीक है। प्राकृतिक लालन पालन का मुद्दा ये नहीं है, एक रूपता, व्यक्तिकता ये भी नहीं है, इसमें आरंभिक और बाद दोनों का मुद्दा है। आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है, वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है, क्या कहलाता है। मतलब ऐसा खेल जो बच्चे दूसरों को समझें, विश्वास बनाएं। मतलब जब बच्चे छोटी उम्र के होते हैं, जन्म से लेकर के 2 वर्ष 4 वर्ष तक, लगभग शैशवावस्था पूरा 6 वर्ष तक, तो उसे हम कल्पनाशील खेल वाला खेल मानते हैं। कल्पनाशील खेल जो वो खेलता है, याद रखिएगा, स्वतंत्र एकाकी खेल वो अलग खेलता है। एकांगी खेल से मतलब नहीं है, समांतर मतलब एक ही उम्र के सभी बच्चे अलग अलग खेलते रहते हैं, कोई किसी के साथ नहीं खेलता है, याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कल्पनाशीलता वाला खेल। कल्पनाशीलता वाले खेल में वो इमेजिनेशन करते हैं, डॉक्टर बनने की, टीचर बनने की, फिर एक दूसरे के विचारों को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। ये सारे खेल जो होते हैं वो किस में आते हैं, ए वाले ऑप्शन में आते हैं, ठीक है। तो चौथा का हमारा कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, कल्पनाशील वाला खेल। आइए पांचवें की तरफ चलते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कणा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करें। अच्छा लड़की अच्छा लड़का बनना ऐसा नहीं है, दंड और आज्ञा पालन ऐसा भी नहीं है, सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अधिविन्यास, ठीक है, सामाजिक क्रम को बनाए रखने का, तीसरा क्या है, यांत्रिकी प्रयोजन का अधिविन्यास। देखिए प्रश्न क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान होने चाहिए। मतलब जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ सभी के लिए एक जैसे नियम होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने निजी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आप देखिए ये सामाजिक सोसाइटी की बात हो रही है, मतलब सोशल ऑर्डर की बात हो रही है कि सोशल ऑर्डर सब लोग मेंटेन किए रहें, इसलिए हम चौथे वाले पे टिक लगाते हैं। नियम का पालन करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से सामाजिक क्रम को बनाए रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। डी वाला ऑप्शन हमारा पांचवें का सही हो जाता है। याद रखिएगा,
यंत्री प्रयोजन कब होता है? जब तुमने हमको थप्पड़ मारा, मैंने आपको थप्पड़ मारा, आपने हमारी पेन ले ली, हमने आपकी कॉपी ले ली, तो वहाँ पे यंत्री लगाना आप, ठीक। अच्छा लड़की अच्छा लड़का कन्वेंशनल स्टेज का पहला भाग है, ये पहले स्टेज का प्री कन्वेंशनल का पहला भाग है, ये हमारा पोस्ट कन्वेंशनल का ये पहला भाग है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल सामाजिक क्रम व्यवस्था को बनाए रखना, हाँ, सामाजिक समझौता जिसे हम कहते हैं वो, ठीक है। 6 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि 6 नंबर के प्रश्न को थोड़ा सा नीचे वाला ऑप्शन कट रहा है हमारा, ओके। अपने लंबे मगर कम चौड़े ग्लास, अपने लंबे मतलब लंबा है ग्लास, अपने लंबे और कम चौड़े ग्लास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है, ठीक है। अपने लंबे कम चौड़े ग्लास, एक ग्लास अगर आपके पास ऐसी हो और एक ग्लास आपके पास ऐसी हो, और इसमें नींबू पानी ले लो, इसमें पानी उतना ही पानी डालोगे तो यहाँ तक आएगा, उतना ही पानी इसमें डालोगे तो शायद यहाँ तक भर जाए पूरा, ठीक है। अब तुम किसी को चिढ़ाओ कि मेरा नींबू पानी ज़्यादा है, ठीक है, उसके पिता ने उसे ज़्यादा नींबू पानी दिया ऐसा कह के चिढ़ाती है अपनी बहन को सारा। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती, क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलास में, सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा है। मतलब उसको पता है कि दोनों में क्या है, समानता है। मतलब ये लड़की जीन पियाजे के अनुसार उसकी बहन मूर्त संक्रियात्मक में है। किस में है? मूर्त संक्रियात्मक में है, जीन पियाजे की तीसरी अवस्था में 7 से 11 में, ठीक है। वह जानती है कि दोनों गिलासों में नींबू पानी की मात्रा समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है? अब क्रमबद्धता भी इसी अवस्था का गुण है, लेकिन क्रमबद्धता नहीं है, किसी चीज़ को क्रम में नहीं लगाया जा रहा है, इससे हमको मतलब है नहीं। जीववाद हमारा पूर्व संक्रियात्मक का गुण होता है, दूसरी अवस्था का पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है, का गुण होता है जीववाद। एनिमिज्म, निर्जीवों से सजीवों की तरह व्यवहार करना। इसमें हम क्या लगाएंगे? सेंट्रेशन, केंद्रीकरण, ठीक है। हमारा 6वें का कौन सा जवाब सही हो जाएगा? ए वाला जवाब हमारा सही हो जाता है। केंद्रीकरण में ये बताया जाता है कि जो भी फैक्ट है वो आयतन के हिसाब से नहीं बदलेगा, मतलब जो पानी है वो आयतन के हिसाब से नहीं बदलेगा, उसकी मात्रा जो है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, इस बात को हम समझने लगते हैं, ठीक है। तो 6वें का हमारा कौन सा हो गया? ए वाला। आइए 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है? आपको पता है विकास के 4 चरण बताए गए जीन पियाजे के द्वारा। सबसे जो पहला बताया गया उसे कहते हैं संवेदी गामक। उसे क्या कहते हैं? संवेदी गामक। दूसरा जो है उसे हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक। उसे क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक। तीसरा जो है उसे हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक, और जो चौथा है उसे हम कहते हैं अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक, फॉर्मल स्टेज। अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक उसे हम कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को कि अमूर्त और औपचारिक संक्रियात्मक कहते हैं। प्रतीकात्मक खेल, प्रतीकों का इस्तेमाल, सिंबॉलिक जो स्टेज होती है वो पूर्व प्रत्यात्मक होती है। कहीं है पूर्व संक्रियात्मक, ये है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और तार्किक समझ उभरने लगती है। देखिए क्या, क्यों, कैसे जैसे प्रश्नों को वो करने लगता है, इट मीन्स उसके अंदर जिज्ञासा जन्म लेती है। ये मैंने आपको पढ़ाया है गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस में, जा करके जीन पियाजे वाले चैप्टर को आप देख सकते हैं। एक एक मुख्य बातों को मैंने प्रत्येक चैप्टर से पढ़ा के रखा है, ठीक है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज हो जाती है। आगे चल के ये प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 भागों में बढ़ जाती है। एक को हम क्या कहते हैं? पूर्व प्रत्यात्मक, और एक को हम कहते हैं अंतः प्रज्ञा काल, ठीक है। क्या कहते हैं? अंतः प्रज्ञा काल। जो सामाजिकरण की शुरुआत होती है वो इसमें होती है। ये होता है 4 से 7 और ये होता है 2 से 4, ठीक है।
जिसमें जिज्ञासा का जन्म होता है, जो ये कह रहा है मानसिक समझ उभरने लगती है। तो 7वें प्रश्न का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अब आइए 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या कहता है? बड़ा है, घबराना नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। क्या है? अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है। मतलब ठीक है, वो जो हम चित्रों को काट देते हैं, फिर कहते हैं जोड़ के बताओ ये कौन सा जानवर बनेगा, कौन सा फूल बनेगा, इस टाइप से। लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने में संघर्ष करता है। मतलब समझ नहीं पा रहा है कि किस भाग को कहाँ लगाएं, क्या, कैसे, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। जब वो कहीं कुछ लगाता है तो कहती है ये क्यों, वहाँ क्यों लगा रहे हो, इसको यहाँ लगाओ, उसको वहाँ लगाओ। आपको याद आ रहा होगा लेव वाइगोत्स्की, ठीक है, आपको याद आ रहा होगा लेव वाइगोत्स्की। आपके अंदर इतनी समझ डेवलप हो जाए कि प्रश्न बिना देखे आप सही टिक लगा दो। केवल 4 ऑप्शन देख के आपको अनुमान लग जाए कि ये किस चैप्टर से पूछा जा रहा है। लेव वाइगोत्स्की ने 4 कॉन्सेप्ट दिया। एक का नाम क्या रखा? जेडपीडी। एक का नाम क्या रखा? एमकेओ। एक का नाम क्या रखा? स्कैफोल्डिंग। ठीक है, एक का नाम क्या रखा? स्कैफोल्डिंग, जिसे हम क्या कहते हैं? पाड़, मचान या ढांचा कहते हैं। इसमें बात मतलब इसमें मदद देने की बात कही जाती है, लेकिन पाड़ में, मचान में, ढांचे में मदद देने की बात नहीं बल्कि वास्तविक मदद दी जाती है। और एक होता है प्राइवेट स्पीच, जिसे हम सेल्फ रेगुलेशन भी कहते हैं। तो जरा देखिए कि क्या, क्यों, कैसे के रूप में उसकी माँ उसे संकेत ही दे रही है, मदद दे रही है किसी कठिन कार्य को करने के लिए। लेव वाइगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी, है ना? सीखने की यह प्रक्रिया अधिगम के लिए पाड़ का काम करेगी जब वास्तविक मदद दी जाती है। देखो, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लेव वाइगोत्स्की के इन्हीं 4 कॉन्सेप्ट में से पूछा जाएगा। याद रखिएगा, इन्हीं 4 में से पूछा जाएगा। याद रखिएगा 100%। इसलिए इसमें हम पाड़ शब्द से इसको पकड़ लिए, इसके फोल्डिंग शब्द से, आईएनजी शब्द से इसको हमने पकड़ लिया। ठीक, आइए 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है ना? सहायक खोज मतलब जब हम अपने दोस्तों की सहायता करते हैं किसी चीज को खोजने के लिए, अन्वेषण करने के लिए, ह्यूरिस्टिक विधि को फॉलो करते हैं, तो वो किसमें सहायक है? दूसरों को सहायता देना किसमें सहायक है? तो संज्ञानात्मक द्वंद्व में, एक मिनट, संज्ञानात्मक द्वंद्व में, फिर क्या है? पीर कोलैबोरेशन, सहपाठी सहयोग, फिर क्या है? उत्प्रेरक प्रतिक्रिया साहचर्य, स्टिमुलस रिस्पॉन्स में पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, फिर क्या है? रीइंफोर्समेंट पुनर्वलन में। तो ज़्यादातर लेव वाइगोत्स्की के जो प्रश्न हैं उनके सिद्धांत के नाम से पूछे जाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी। जब सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है तो ये सहयोग की बात करेगा, और जब सहयोग की बात करेगा, आपस में मिलपट के रहने की बात करेगा, तो दोस्तों के मित्र मंडली की भी बात करेगा। जाहिर सी बात है। अब आप टिक लगा सकते हैं सहपाठी सहयोग। जब हम एक दूसरे की सहायता करते हैं तो ये सहपाठी सहयोग में सहायक होता है, एक दूसरे से सामाजिक भावना डेवलप करने में सहायक होता है। ठीक है भैया, अब आइए, सामाजिक द्वंद्व वहाँ होता है, संज्ञानात्मक द्वंद्व वहाँ होता है जहाँ 2 विचार आपस में बार बार टकरा रहे हों। ठीक है, किसी स्टिमुलस से रिस्पॉन्स होता है, ऐसी कोई बात यहाँ की नहीं गई है। पुरस्कार और दंड की बात नहीं की गई है, तो हम पुनर्बलन टिक नहीं लगा रहे हैं। अब हम 10वें प्रश्न की ओर आते हैं। बड़ा लेकिन छोटा, बड़ा है लेकिन बहुत छोटा है। जरा देखिएगा, 1 मिनट में इसका जवाब मिल जाएगा अगर आप प्रश्नों को कर रहे होंगे तो। हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि, बहुआयामी कह ले या बहुबुद्धि कह ले, सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत, मतलब स्थानों को घूमने के लिए, रास्तों को पहचानने के लिए, पार्क में घूमने के लिए, है ना, सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया जाता है? ऐसी कौन सी बुद्धि है? हमारी स्थानिक बुद्धि है, स्पेटियल इंटेलिजेंस हमारी मानी जाती है।
ठीक है। स्थानिक बुद्धि में हम जगत को, संसार को पहचानने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी रीजनिंग अच्छी है, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इस बुद्धि का पालन करेंगे। शारीरिक गतिबोध, अगर हम स्पोर्टमैन हैं तो इसको फॉलो करेंगे। अपने आप को पहचान लेते हैं, बहुत बढ़िया से अपने बारे में जानते हैं, तो अंतः व्यक्तिक बुद्धि हमारे अंदर है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हमारे अंदर पाया जाता है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जगह की बात कर रहा है, स्थान की बात कर रहा है। आइए 11वें प्रश्न को देखते हैं। देखने में बड़ा किंतु बहुत आसान। ठीक है, देखने में बड़ा है किंतु बहुत आसान है। हेतल एक लड़का है, घर में लड़की है, घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है, मतलब खूब पकड़ है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो हिंदी में दिए जाते हैं। वह यह भाषा नहीं जानती है, हिंदी के बारे में नहीं जानती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? सबसे पहला ऑप्शन है, हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए, किसी बच्चे को मजबूर नहीं करेंगे। बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने को कहना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है कि बहुभाषावाद को सपोर्ट किया गया है। मातृभाषा, जिस भाषा के क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ हो उसे हम मातृभाषा कहते हैं। ऐसी बातों का सपोर्ट NEP 2020 करती है। ठीक है, फिर क्या है, हेतल से कहना है, अध्यापकों को हेतल से कहना चाहिए कि उसने जो कुछ घर में सीखा है उसे भूल जाए। अच्छा, फिर क्या है, हेतल को उस अनुभाग में भेज देना चाहिए जिसके निर्देश अंग्रेजी में हो। ऐसा भी आपको नहीं करना है, बल्कि बहुभाषावाद को सपोर्ट करना है। तो अब हम चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, जेंडर क्या है? लिंग पूछता तो हम जन्मजात समय से निर्धारित कहते और अनुवांशिकी कह देते, लेकिन हमने आपको समझाया है कि लिंग जन्मजात है, अनुवांशिकी है, लेकिन जो जेंडर है वो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। किसके द्वारा? सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? समाज के द्वारा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। आइए 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। दावा क्या है? अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही दावा है कि कोई टीचर आकलन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए अनेक तरीके उपयोग करे। ठीक है सर, ये बात सही है। मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक करना। नो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मूल्यांकन का उद्देश्य पृथक्करण करना नहीं है कि जो अच्छे हो उनको छांट के अलग कर दो, बाकी को नीचे फेंक दो। ऐसा कुछ भी नहीं है मूल्यांकन का उद्देश्य। तो पहला सेंटेंस तो सही है, लेकिन दूसरा सेंटेंस गलत है। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन है जहां ये लिखा हो? जी हाँ, सी वाले ऑप्शन पे लिखा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। देखो, जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ वो ऑप्शन में अगर कहीं डायरेक्ट दिख रही हैं तो ये मैं आपका समय बचा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारी ड्यूरेशन 15 प्रश्नों को 1 घंटे में हम कराएं, 15 प्रश्नों को 2 घंटे में हम कराएं, हमारे व्यूज़ बढ़ें। तो ऐसा कुछ भी मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि आप जल्दी से चीज़ों को समझिए और एग्ज़ाम टाइम है, कम से कम समय में अपने प्रश्न पत्र को सॉल्व कर पाइए और समझिए भी। ऐसा नहीं कि प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिलेगा जब आप भी 20-25 मिनट में अपने सीटेट के एक हिस्से CDP को सॉल्व कर लेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो आइए 14वें प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? प्रगतिशील कक्षा की विशेषता सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। सकारात्मक बातें क्या हैं? बच्चों की सक्रिय रूप से सहभागिता, बिल्कुल सही है। लचीलापन, बिल्कुल सही है। गतिशील अध्यापक, बिल्कुल सही है। दंड और पुरस्कार, बिल्कुल गलत है। इसलिए डी वाला ऑप्शन प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं होगी। ठीक है, डी वाले ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है। अब हम बात करते हैं 15वें प्रश्न की। 14 तक हम पहुंच चुके हैं। 15वां प्रश्न आज का पार्ट 1 का अंतिम प्रश्न हम देखते हैं क्या है। ठीक है, अब देखो कि यहाँ से आप देख सकते हो, अगर मैं प्रश्न को ना पढ़ूं तो भी आप कैसे आप टिक लगा सकते हो।
कंठस्थीकरण पर केंद्रित, रटने पे बिल्कुल आपको बल नहीं देना है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, बिल्कुल इन सब चीज़ों पे हमको बल नहीं देना है। अब ये भी कट गया, बिना प्रश्न पढ़े ये भी कट गया। अब बाल केंद्रित और उपदेशात्मक, छोटे बच्चे हैं तो उनको बहुत उपदेश प्रवचन नहीं देना है, इसको भी हमने कट कर दिया। प्रश्न को बिना पढ़े हमने बाल केंद्रित टिक लगा दिया। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए, मतलब बच्चे कितना समझ रहे हैं उसको राशि जानना चाहती है, नई विधि का प्रयोग किया। नए तरीके से उसने जानने की कोशिश की कि बच्चे उन्हें कितना समझ। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। मतलब एक कोई ऑप्शन दे दें और उस पर कई प्रश्न हम बनाएं, बच्चे खुद बनाएं स्वयं से। शिक्षण अधिगम में यह सहायक उपागम है कि मतलब शिक्षण अधिगम का यह उपागम कैसा है, तो ये बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है। जब हम बच्चों को ध्यान में रखते हैं, बच्चे ही सब कुछ हैं ऐसा सोचते हैं, बच्चों से ही काम करवाते हैं, मतलब लर्निंग बाई डूइंग के हिसाब से हम चलते हैं, तो बाल केंद्रित शिक्षा इसमें हो जाती है। इस प्रकार 29 दिसंबर के पार्ट 1 को हमने कंप्लीट कर लिया है। हम आपसे मिलते हैं पार्ट 2 में। इसी तरीके से मतलब जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उसको शॉर्ट टाइम में करवाएंगे, बहुत समय आपका नहीं लेंगे। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, चैनल से अपने को जोड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए, हमारे लिए थोड़ा सा आप सहयोग करिए। आपके लिए जितने प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हैं प्रैक्टिस सेट, वो सारे हम आपको इसी चैनल के माध्यम से करवाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास।